बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, देखिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, वैसे ये न्यू सिलेबस है, यानी कि अभी जो आपका 2025 बोर्ड के लिए जो सिलेबस सीबीएसई ने जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चैप्टर्स ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, देखो सिलेबस तो बता ही दूंगा, अब सिलेबस बताना क्या है भाई, कुल मिला के आपके 15 चैप्टर आ रहे हैं, नाम बता दूंगा भाई कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, बस हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा कि आप चैप्टर को भी समझ पाएंगे थोड़ा बहुत, मतलब कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देता चलूंगा। जितने भी चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, 15 चैप्टर आ रहे हैं आपके सिलेबस में, 15 के 15 चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देता हुआ चलूंगा, यानी कि किस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या समझने वाले हो, ये भी बताता हुआ चलूंगा। और साथ ही साथ आखिर में आपको पेपर का पैटर्न भी बता दूंगा, यानी कि पेपर किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आएंगे, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने आने वाले, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कितने आएंगे, मैप, कार्टून सब बताता हुआ चलूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, एक एक चीज को देखना है, अपने पास नोटबुक रखे और नोटबुक में हर एक चीज को नोट करते हुए चले भाई। ऐसा चलोगे देखो तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो भाई, मैं ये मानता हूं कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है भाई बुक को जानना, है ना। बुक का नाम कम से कम पता होना चाहिए। जैसे कि एक वॉरियर की मैं बात कर लूं, एक योद्धा की बात कर लूं, अगर वो किसी हथियार को चला रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं कि उस हथियार का नाम क्या है, तो बेइज्जती हो जाएगी ना उसकी यार। तो सबसे पहले आपको अपने हथियार का, क्योंकि स्टूडेंट का हथियार ही क्या है, किताब ही उसका हथियार है, तो सबसे पहले आपको अपने किताबों के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए जी, इधर आ जाते हैं हम। हाँ जी, ये हमारा किताब ओपन हो गया भाई, थोड़ी देर में हमारा पेज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, है ना। देखिए, तो मैं अगर किताब की बात करूं, आपके 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में कुल मिला के है 2 बुक। पहली बुक की मैं बात करूं, पहली बुक का नाम क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर दूं जरा। ये ले लेते, चलो जी। तो आप अगर यहां पे देखेंगे, फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, है ना। इसमें हम वर्ल्ड पॉलिटी की हम बात करने वाले हैं, विश्व राजनीति की बात करने वाले हैं, है ना। तो ये जो बुक है, पूरी बुक बहुत ही मजेदार है। इसमें से वैसे एक आध चैप्टर डिलीट हो गया है, पहले पुरानी बुकों में आप देखेंगे कि एक शीत युद्ध वाला चैप्टर था जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन शीत युद्ध के बारे, शीत युद्ध से ही हम शुरू करेंगे। ये जो बुक है वो शीत युद्ध के बिना भाई कंप्लीट होता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर को, मतलब इस बुक को हम शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको शीत युद्ध के बारे में बताता हुआ चलूंगा। उसके बाद जो हमारे चैप्टर्स होगा, सारे चैप्टर कहीं ना कहीं शीत युद्ध से ही कनेक्टेड है, तो मैं पहले आपको शीत युद्ध के बारे में जरूर बताऊंगा, उसके बाद ही जाके हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे। तो ये विश्व राजनीति के बारे में है ये पुस्तक। उसके बाद दूसरी जो पुस्तक है हमारी, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, ये सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक तो हमारा ये हो गया, सेकंड बुक हो गया हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें पूरी तरीके से इंडिया की राजनीतिक जो भी मतलब इस तरीके से क्रम अनुसार जो भी सत्ता में परिवर्तन हुए हैं, जो भी इलेक्शंस हुए हैं, है ना, जो भी परिवर्तन इंडिया में देखने को मिले हैं आजादी के बाद से, आजादी के बाद से पूरे भारत में जो जिस तरीके की राजनीति चली है उसका वर्णन करता है हमारा सेकंड बुक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप दोनों बुक का नाम समझ चुके होंगे। पहली बुक समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। एनसीईआरटी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो भाई स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक को ही परचेज करें, है ना। कोई अदर दूसरी कंपनी के बुक को आप परहेज करें, हो सके तो एनसीईआरटी बुक को ही परचेज आप जरूर करें। बाकी अगर कोई और दूसरी कंपनी जैसे कि कैपिटल या फिर दूसरी कंपनी की बुकें आ जाती है, तो अगर मजबूरी है तो भाई यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। अब आएंगे हम अगले पेज पे। देखिए जी, यहां पे विषय सूची दे रखे हैं, सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, चैप्टर्स के नाम बता दिए कि भैया कौन कौन सा चैप्टर अपने को करने का है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जब आप समकालीन विश्व राजनीति जो हमारी बुक 1 रहने वाली है ना, जो हमारी बुक 1 है, ये हमारी बुक 1 है। बुक 1 में पहला चैप्टर क्या रहेगा, 2 ध्रुवीयता का अंत। वैसे तो आपको पता है कि जो हमारा मतलब जो सेकंड मतलब पुरानी बुक है उसमें शीत युद्ध का दौर जो था वो पहला चैप्टर था, लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है। तो पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा 2 ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में सोवियत संघ के बारे में बताया गया है, सोवियत संघ के विघटन की पूरी कहानी बताई गई है, उसके विघटन के क्या परिणाम रहे थे उसको बताया गया है। एक शॉक थेरेपी का जो टॉपिक है ये आपको इसमें समझने को मिल जाएगा।
उसके बाद आप दूसरे चैप्टर में आएंगे। दूसरा चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र, ठीक है, या सत्ता के नए केंद्र भी पहले इसका नाम था, या सत्ता के समकालीन केंद्र बोल सकते हैं। इसमें हम यूरोपीय संघ के बारे में बात करेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है जिसको हम आसियान बोलते हैं उसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। और चाइना किस तरीके से इतनी तेज गति से विकास कर रहा है, चाइना के विकास की कौन कौन सी रणनीतियां रही है उसको आपको समझने को मिल जाएगा भाई। तो ये भी चैप्टर मजेदार है, सारे ही चैप्टर मजेदार है। समकालीन दक्षिण एशिया, देखो भाई इसमें साउथ एशिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझने में आपको ये चैप्टर हेल्प करने वाली है। जैसे कि आप इंडिया के बारे में आप बात कर लेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनके साथ भारत के संबंध कैसे है उसको समझने को मिल जाएगा। मतलब इन सभी चीजों के बारे में आपको समझने को मिलेगा इसमें। उसके बाद आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो यहाँ पे आपको UNO है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको समझना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको समझना है, उसके कौन कौन से अंग है, उसके क्या कार्य है ना, ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। उसके बाद आप 5वां चैप्टर देखेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो पूरी तरीके से सुरक्षा की अवधारणा का वर्णन करता है, सुरक्षा क्या है, उसके कितने तरीके प्रकार होते हैं, खतरे के नए स्रोत कौन कौन से, जैसे कि आतंकवाद, वैश्विक तापवृद्धि, ठीक है, महामारी, गरीबी, ये सारी चीजें आपको समझने को मिलेगा इस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं भैया। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या दे रखा है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में इस चैप्टर को समझाया गया है कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सके, ठीक है। ये हो गया जी चैप्टर नंबर 7 वैश्वीकरण के बारे में है। वैश्वीकरण वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में बता रखा है ना, क्योंकि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व को जोड़ना। अब जोड़ने की प्रक्रिया क्या बिना सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए वैश्वीकरण की अवधारणा को पॉलिटिकल साइंस की बुक में हमने शामिल किया है, और पॉलिटिकल साइंस में आपको समझने को मिलेगा। ये आखिरी चैप्टर रहेगा हमारा बुक 1 का, समकालीन विश्व राजनीति का जो हमारा जो है वो आखिरी चैप्टर रहेगा वैश्वीकरण वाला, ठीक है। आई होप कि आप ये सारे चैप्टर के नाम भी याद कर लेंगे, चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब आपको समझने को मिलेगा। रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहोगे। आपको पता है कि एनिमेटेड वीडियो की पूरी सीरीज भी आपको दोनों ही बुक की एनिमेटेड सीरीज हमने पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो एनिमेटेड वीडियो को देखिए, चैप्टर को समझे। जब डिजिटल बोर्ड सीरीज शुरू करूंगा तो और मजा आएगा आपको सिलेबस को करने में। चलिए जी, अब हम बुक 2 की बात कर लेते हैं। तो बुक 2 आपको पता है भैया स्वतंत्र भारत में राजनीति की बात करता है ये। तो सबसे पहले आजादी के समय, पहले चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो मतलब जब भारत आजाद हुआ तो एक अखंड भारत को बनाने में, अखंड भारत के निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं आई, उसी का वर्णन करता है ये पूरा चैप्टर। बहुत मजेदार है, आएगा मजा भाई। ये छोटा सा चैप्टर है भाई, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये नहीं, ये तो थोड़ा है, इसमें दम है, नीचे वाला छोटा है थोड़ा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 की आप बात कर लो, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से आजादी के बाद, आपको पता है कि लगातार 3 आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है ना, और कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व का वर्णन करता है हमारे ये चैप्टर। और इसमें कुछ और जो दूसरी पार्टियां थी, जो विपक्षी पार्टियां थी, उनके बारे में भी आपको समझने को मिल जाएगा। और पहला जो आम चुनाव हुआ उसको करवाने में कौन कौन सी समस्याएं आई है ना, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व 3 आम चुनाव में क्यों रहा, इन्हीं सब चीजों का वर्णन करता है ये चैप्टर। चलिए जी आगे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लो, नियोजित विकास की राजनीति। तो ये जो चैप्टर है काफी छोटा रह गया है, काफी सारे टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वही मैं करवाऊंगा, इससे हटके कुछ नहीं। जो भी सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक होगा उसी को हम कवर करेंगे, है ना। तो नियोजित विकास की राजनीति ये चैप्टर है। इसमें भारत ने आजादी के बाद से विकास के लिए जो भी पॉलिसी अपनाई उसका वर्णन करता है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना का वर्णन करता है। मतलब मेन जो टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना का मॉडल रहेगा, और प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसके बारे में ये चैप्टर जो है वर्णन करता है। चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं, भारत के विदेशी संबंध, है ना। ये जो चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध का वर्णन करता है। जब हम दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं तो हम कौन कौन से तत्वों को फॉलो करते हैं, कौन कौन से सिद्धांतों को फॉलो करते हैं,
भारत की परमाणु नीति इसी में आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा बांग्लादेश संकट का भी वर्णन करता है ये चैप्टर, तो ये सारी चीजें समझने को मिल जाएगी भाई। आगे आ जाओ, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। देखो जी 1967 के आम चुनाव की कहानी, उसके बाद की जो भी समस्याएं थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तीसरे आम चुनाव के बाद चौथे आम चुनाव के समय आते आते तक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को, है ना। तो उन्हीं समस्याओं की बात करेंगे और किस तरीके से फिर इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी को एक नए तौर पे ढालती है, एक नई कांग्रेस पार्टी को बनाती है, उसी का वर्णन ये चैप्टर करने वाला है। चलिए जी, चैप्टर नंबर 7 जो हमारा रहेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये आपातकाल की बात करता है भाई। आप सभी को पता होगा कि भाई 1975 में भारत में लगा था आपातकाल, ठीक है। और ये आपातकाल जो था, आपातकाल के समय भारत में लोकतंत्र तो खत्म हो गया था भाई, लोकतंत्र को जड़ से खत्म कर दिया गया था। तो ये 1975 में जो आपातकाल लगा था उसी का वर्णन ये चैप्टर करता है। क्या कारण थे, क्या परिणाम रहे, इन आपातकाल लगा तो उससे हमने क्या सबक सीखा, इसी का वर्णन करता है चैप्टर, ठीक है। आ जाते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर, मिजोरम, है ना, असम, ठीक है, नागालैंड, पंजाब, इन सारे जगह को कवर करता है ये चैप्टर। और हाथ से जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, मतलब उनकी जो मांगे भारतीय सरकार से रहती है, उसका वर्णन करता है ये चैप्टर, ठीक है। चलिए जी, चैप्टर नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं, भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये 1989 के बाद से है, 1989 से लेके अब तक हम पूरा कवर कर लेंगे। एनडीए की जो सरकार बनी है, यूपीए की जो सरकारें बनी है, उसके बारे में इसमें थोड़ा सा अयोध्या विवाद भी दे रखा है, ठीक है। मंडल मुद्दा दे रखा है, जो ओबीसी को जो आरक्षण मिला है उसके बारे में बता रखा है। तो मतलब ये भी चैप्टर कुल मिला के आपका काफी ज्यादा अच्छा है, मजा आएगा भाई। सारे चैप्टर भाई मजेदार है, कुल मिला के 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है भाई। रोशन साइंस स्टडी पॉइंट से जुड़े रहो और स्टडी का लुत्फ उठाते रहो, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो हो गया हमारा भाई, मैंने आपको सारे चैप्टर्स बता दिए हैं, ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है। और इसी के हमारा जो पूरा पेपर बनेगा, जाहिर सी बात है कि इन्हीं में से बनने वाला है। हाँ, अब चलते हैं, अगला भाई पेज किसका है। हाँ जी, ये डिजाइन बता रखा है भाई पेपर का, थोड़ा सा साफ हो जाइए, अभी क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। हो गया भाई, ऐसा स्क्रीनशॉट लिया ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, इतना साफ दिख रहा होगा कि आप लोग समझ सकते हो। चलो, तो ये पेपर का डिजाइन, क्वेश्चन पेपर का ये है क्या, डिजाइन भाई। ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। कोई मिला के आप देखोगे तो ये सेक्शन ए का पार्ट रहेगा, ये आपका जो है सेक्शन बी का पार्ट रहेगा, सेक्शन सी रहेगा, सेक्शन डी रहेगा और सेक्शन ई रहेगा। यानी कि इस तरीके से कुल मिला के 5 सेक्शन में आपका जो पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, वो बटा हुआ नजर आएगा, ठीक है। 5 सेक्शन होंगे टोटल। पहले सेक्शन आप देखोगे, पहले सेक्शन में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, यहां पे देखो 12 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट बुक से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट बुक से एमसीक्यू होंगे। लेकिन ये देखो लिखा भी क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके फर्स्ट बुक से, और 6 क्वेश्चन आपके सेकंड बुक से आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू समझ के, सेक्शन ए समझ के, सेक्शन ए में टोटल 12 क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कम शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन भी टोटल कितने आएंगे भाई, 6 क्वेश्चन आएंगे, है ना, यानी कि 12 नंबर का ये भी रहेगा। और 3-3 क्वेश्चन, फर्स्ट बुक से भी 3 क्वेश्चन और सेकंड बुक से भी 3 क्वेश्चन रहेगा भैया, ये भी समझ के चलिए जी। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी लिखना होता है, 4 नंबर के हिसाब से है भाई, तो 4 नंबर के हिसाब से आंसर लिखोगे, है ना। तो फर्स्ट बुक से भाई 3 क्वेश्चन होंगे और सेकंड बुक से 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 नंबर पूरा कवर कर लेगा भाई आपका, 20 नंबर के हो गए 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये सेक्शन सी में रहेगा। सेक्शन डी आप देखोगे, सेक्शन डी पैसेज और कार्टून और मैप आधारित है, एक कार्टून, एक पैसेज और एक मैप, यानी कि टोटल 12 नंबर का ये सेक्शन कौन सा हो गया भैया, सेक्शन डी हो गया। देखो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि पैसेज जो आएगा ना, पैसेज वो फर्स्ट बुक से आएगा, ठीक है। बुक 1 जो है हमारा समकालीन विश्व राजनीति वाली जो हमारी बुक है, उससे आएगा हमारा एक पैसेज, और कार्टून और मैप किससे आएगा, सेकंड बुक से आएगा। लेकिन भैया रिस्क नहीं लेना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी मैंने जैसे इसी साल की बात कर लो, उसमें भी यही सेम चीज लिखा हुआ था कि जो कार्टून और मैप आएगा ना,
वो सेकंड बुक से आएगा, लेकिन कार्टून पता है कौन से बुक से आ गया? फर्स्ट बुक से आ गया। तो भाई कार्टून और मैप दोनों ही बुक से करके जाने, ऐसा नहीं कि यार लिख दिया है तो भाई इसी बुक से हम करके चलेंगे, दोनों बुक से कर लेना। कई बार भाई दिमाग सटक जाता है सीबीएसई का और कुछ भी कर देते हैं ये लोग, है ना। तो हमें भाई दोनों ही से कार्टून और मैप करके चलना है, ठीक है। उसके बाद 6 मार्क्स वाले भाई सेक्शन ई, आखिरी सेक्शन जो होगा, ठीक है। तो आखिरी जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है भाई, लॉन्ग आंसर आपको लिखने होते हैं। इसमें एक स्पेशल फॉर्मेट को फॉलो करना होता है ना। आंसर को सही से लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों में लिखना होता है, जब जाके आपको पूरे 6 नंबर दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट बुक से 2 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स वाले, सब में ऑप्शंस होंगे हमारे। फर्स्ट बुक से 2 क्वेश्चन और सेकंड बुक से 2 क्वेश्चन, ठीक है। इस हिसाब से 4 आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि टोटल 24 नंबर आपको कवर कर लेंगे भाई। 24 मार्क्स आपके इसके रहने वाले, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो पार्ट है वो सेक्शन ई का पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा नंबर आपको देके जाएगा भाई ये पार्ट। तो इस तरीके से आप काउंट कर लेना भाई, 12 12 24, है ना। ये आप कर लो तो भाई कितने हो गए? 44 हो गए, है ना। इधर से आप कर लो भाई 56, और इधर से आप काउंट कर लेना भाई, पूरे हो जाएंगे 80, है ना। 80 नंबर का तो हमारा भाई रिटर्न में जो पेपर होगा 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा, और आपके 20 मार्क्स से क्या होंगे भाई? प्रैक्टिकल रहेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है, टीचर से अच्छा बना के रखो। टीचर के सामने, मतलब वैसे तो भाई सभी टीचर्स की आप रिस्पेक्ट करें ही करें, मैं ये नहीं कहता कि बस आप 20 नंबर के लिए रिस्पेक्ट दो, नहीं। सभी स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए टीचर्स के साथ, और मेहनत करिए। टीचर को लगना चाहिए कि हाँ भाई आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने वाले हो, तो आपको 20 में से 20 नंबर पूरे दे देंगे, ऐसी बात नहीं है, 20 में से 20 मिल जाते हैं। मेरे समय में 2 इको में और हिस्ट्री में बस प्रोजेक्ट वर्क था, तो मेरे को 20 में से 20 मिल गए थे, ठीक है। बस टीचर को विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हो, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने वाले हो, तो बस वो आपको 20 में से 20 जरूर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया पेपर का पैटर्न, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ चुके होंगे, बस इतना ही समझाना था। ये सिलेबस की वीडियो हो गई हमारी, है ना। बुक के बारे में जान चुके हैं आप, सभी चैप्टर को जान चुके हैं। बस अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। बस आप लोग भाई, आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए आगे इसी तरीके से जैसे अभी तक आप करते हुए आए हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, इस चैनल के लिंक को शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके। क्योंकि हिंदी मीडियम का आपको भाई कोई अच्छा चैनल यूट्यूब पे नहीं नजर आ रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराए। मेन थीम हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जीना है, उनके लिए मरना है भाई, ठीक है। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट प्यार ऐसे ही बना के रखिए। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।